Good morning students, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we are going to start our new chapter in class 11th of English subject. The chapter name is Landscape of the Soul, which is given by the Nathaniel Trewbridge Roy. ठीक है, इसके जो ऑथर है वो कौन है? नैथली ट्रूब्रिज रॉय है। ये कौन से एक यूरोपियन ऑथर है और ये बहुत ही जाने माने आर्ट हिस्टोरिक है। मतलब कि ये आर्ट की जितनी भी हिस्ट्री रहती है उसको बहुत अच्छे से पढ़ते थे और उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे, जिसमें कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई है। और जो लैंड ऑफ द सोल है ये इन्होंने ही लिखी है, जिसमें कि ये कंपैरिजन कर रहे हैं पेंटर्स का, जिसमें कि चाइनीज़ पेंटर्स और जो वेस्टर्न पेंटर्स है उनकी जितनी भी पेंटिंग्स रहती है इसमें इनका कंपैरिजन दिया हुआ है। इसलिए इस चैप्टर का नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि हमारे क्या जो ह्यूमंस होते हैं, जो मैंस होते हैं, उनके क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं, वो इस दुनिया में आए तो किस बेसिस पर आए हैं, और जो इनका मेन पॉइंट है, मेन पर्सपेक्टिव है लैंडस्केप ऑफ द सोल का, दैट इज़ द कंपैरिजन ऑफ चाइनीज़ एंड वेस्टर्न पेंटिंग्स। सो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल. So, a wonderful old tale is told about the painter Wodehousie who lived in the 18th century. तो एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बताई गई है जो कि चाइनीज़ स्टोरी है एक, जिसकी कि पेंटर का नाम क्या है? वुडहाउसी है। और ये कब थे? 8th सेंचुरी में थे। ये 8th सेंचुरी की बात बता रहे हैं। और इसके जो फेमस पेंटर थे, बहुत ही अच्छे जो पेंटर थे, उनका नाम क्या है? वुडहाउसी. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor शुआजोंग टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल. इनकी जो आखिरी पेंटिंग थी वो किसकी थी? जो एक एम्परर था जिसका नाम क्या है? शुआजोंग, जो कि ये चाइनीज़ एम्परर था। और इसने इन्हें एक ऑर्डर दिया था कि इनकी जो वॉल है, जो पैलेस की वॉल है, इसको क्या करना है? डेकोरेट करना है. और जब इन्होंने उस पैलेस की वॉल को डेकोरेट करा तो इसमें क्या बनाया था? एक लैंडस्केप कमीशन बनाया था. ठीक है. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड द स्क्रीन सो ओनली द एम्परर वुड सी इट. तो जो ये मास्टर मतलब जो ये पेंटर थे, इन्होंने इस तरह से पेंटिंग बनाई थी कि जिसमें कि इनके जो काम था, इनका जो काम था वो कैसा था? स्क्रीन के पीछे था, मतलब कि वॉल के पीछे बना हुआ था, और जिसमें कि जो एम्परर थे, एम्परर ही लोग उनको क्या कर सकते थे? देख सकते थे. फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, waterfalls, clouds floating in immense sky, man on hilly paths, birds in flight. तो क्या होता है? जो वुडहाउसी थे, जो चाइनीज़ पेंटर थी, इन्होंने किस तरह की पेंटिंग बनाई थी? जब एम्परर ने इनकी पेंटिंग को देखा तो इन्होंने क्या देखा? उस वॉल पे किस तरह की पेंटिंग थी, या फिर कह सकते हैं बहुत ही प्यारा सीन था, जिसमें कि क्या थे? बहुत सारे फॉरेस्ट बने हुए थे. मतलब कि उन्होंने एक फॉरेस्ट की डिस्कवरी करी थी. फॉरेस्ट बनाए नहीं थे, उन्होंने अपनी इमेजिनेशन से, वुडहाउसी ने अपनी इमेजिनेशन से क्या करा था? फॉरेस्ट को डिस्कवर करा था. बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स बनाए थे, वाटरफॉल्स बनाए थे, क्लाउड्स फ्लोटिंग, वाटरफॉल्स तो बनाए थे जो, पर किस तरह से जो क्लाउड्स होते हैं वो किस तरह से फ्लोट करते हैं स्काई में, इस तरह का इमेजिनेशन करके उन्होंने एक पूरा पिक्चर बनाया था, पेंटिंग बनाए थे. और उसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई थी, दैट इज़ मेन ऑन हिली पाथ्स. मतलब कि जो मेन रहते हैं वो किस तरह से हिली पाथ्स में रहते हैं, और जो बर्ड्स रहती है, जो चिड़िया रहती है, वो किस तरह से आसमान में उड़ती हैं. तो इस तरह का उन्होंने पूरा पेंटिंग बनाया था वुडहाउसी ने. एंड लुक शेयर्स एट द पेंटर इन दिस केव एट द फुट ऑन द माउंटेन ड्वेल्स अ स्पिरिट. तो जो पेंटर थे, जो सर थे, जिन्होंने जो एम्परर थे, जिन्होंने उनको ऑफर दिया था कि यू हैड टू मेक पेंटिंग ऑन द पैलेस वॉल ऑफ द पैलेस वॉल. तो जब उन्होंने पेंटर ने मतलब वुडहाउसी ने जब सैड को बताया तो क्या बोलते हैं कि इन दिस केव एट द फुट ऑफ माउंटेन डेव्स अ स्पिरिट. उन्होंने केव बनाया था, तो उन्होंने एक बताया था कि इस केव में क्या होता है? फुट ऑन द माउंटेन्स बनी हुई है, और बहुत सारी जो स्पिरिट्स है, मतलब कि इसमें क्या है? बहुत सारी आत्माएं हैं. इस तरह से उन्हें इमेजिन, मतलब अपने जो जो दिमाग में वो इमेजिन करते गए थे वही उन्होंने एक अपनी इसमें बनाई थी पिक्चर पेंटिंग में. द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन. तो जो पेंटर थे वो बोलते हैं कि अगर अब तुम्हें इस केव के अंदर जाना है तो अब पेंटिंग तो ऑब्वियसली रियलिस्टिक में ऐसा तो नहीं हो सकता है कि पेंटिंग में कोई अंदर घुस सकता है, पर जो पेंटर था वो बोलता है कि इफ़ यू वांट टू कम इनसाइड द पेंटिंग तो मैं क्या करूँगा? ताली बजाऊँगा और इस केव का क्या होगा? दरवाज़ा खुल जाएगा. जो पेंटिंग में उन्होंने केव बनाया था. सो
द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन। और जैसे ही जो पेंटर जब वो अपने दोनों हाथों से ताली बजाता है तो जो केव का ओपन एरिया रहता है वो कैसा हो जाता है, खुल जाता है। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे। पर जैसे ही केव ओपन हुआ, उसका द्वार ओपन हुआ, तो बहुत ही जो अंदर का नज़ारा तो कैसा था, बहुत ही स्प्लेंडेड था, मतलब कि बहुत ही सुपर्ब था, शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकते थे। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे द पेंटर एंटर द केव बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम। तो जो जिसको बताना चाहता था तो उसने बोला कि अब मुझे भी अंदर जाने दो। तो पेंटर पहले जैसे ही अंदर गया केव के अंदर, तो जो एंट्रेंस था वो कैसे हो गया, अपने आप ही पूरी तरह से बंद हो गया। और जैसे ही जो एम्परर था आगे की तरफ जाता, मतलब उस केव के अंदर जाता, तो वो जो दरवाज़ा था केव का वो क्या हो गया, पूरी तरह से बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, नॉट अ ट्रेस ऑफ वुडहाउसी ब्रश वॉज लेफ्ट एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। तो जो एम्परर था जैसे ही वो केव के सहारे अंदर जाने लगा तो क्या हुआ था, अचानक से पूरा जो केव का था दरवाज़ा वो बंद हो गया, और जो पिक्चर थी, जो पेंटिंग थी, वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो गई, मतलब वो दिख ही नहीं रही थी। और जो वुड हाउसी थी उनकी लास्ट पेंटिंग थी, क्योंकि अब वो कैसे हो गए थे, पूरी उस पिक्चर में से पूरी उस वॉल में से पूरी जो पेंटिंग थी वो वैनिश हो गई थी, और जो वुड हाउसी थे वो भी दिख नहीं रहे थे। और इस दुनिया में जो अब वो जो वुड हाउसी करके जो पेंटर था वो भी अब वापस से नहीं दिख रहा था। सो सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। तो ये क्या थी, चाइनीज़ पेंटर थे, और इस तरह का वो इमेजिन करके अपने दिमाग में सोच सोच कर उन्होंने क्या करी थी, पैलेस ऑफ द वॉल में, पैलेस की जो वॉल थी उसमें इमेजिनेशन करके उस पेंटिंग को बनाया था। तो आज भी अगर देखा जाए तो चाइना में ये क्लासिकल एजुकेशन, मतलब कि जो चाइना में एजुकेशन है वो हिस्ट्री स्टोरीज़ के बेसिस पर हिस्ट्री को पढ़ाया जाता है। एंड द बुक्स ऑफ कॉन्फ्यूशियस एंड ज़ुआनज़ी आर फुल ऑफ दम। और जो बुक्स है, जो इनके फेमस ऑथर है वो कौन से हैं, कॉन्फ्यूशियस एंड ज़ुआनज़ी है। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड दिस प्रिंसिपल इन द राइट डायरेक्शन। इनकी जो बुक्स है ये क्या है, इनकी बुक्स ज़्यादातर किस पर बनी हुई है, इसी तरह की जो चाइनीज़ की स्टोरी है जो इमेजिनेशन पर है उसी बेसिस पर इनकी स्टोरी है। और इनका जो मेन उद्देश्य है, इसका इनकी जो बुक का मेन उद्देश्य वो क्या है कि जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं, डिसिपल मतलब जो प्यूपिल, जो बच्चे हैं, वो क्या कर पाए, अपना सही मार्गदर्शन ले पाए। Beyond the anecdote, they are deeply revealing the spirit in which the art was considered. अगर ये देखा जाए जो चाइना के जो जितना भी एजुकेशन है उसमें छोटी छोटी स्टोरीज़ को लेकर क्या करा जाता है, आर्ट को कंसिडर किया गया है। कंट्रास्ट दिस स्टोरी और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर हु वुड नॉट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन। अगर वुड हाउसी की स्टोरी को हटकर अगर हम एक और स्टोरी देखें तो एक और स्टोरी एक ऐसी बहुत ही फेमस स्टोरी के एक फेमस पेंटर थे चाइना के ही, जिन्होंने कि क्या करा था, उन्होंने ड्रैगन की आई नहीं बनाई थी। जैसे कि अगर कोई पेंटर है, अगर किसी पक्षी का कुछ पेंटिंग बना रहा है तो वो क्या करता है, उसमें उसका जितना भी बॉडी पार्ट्स होता है, जितना भी ऑर्गन्स होता है उसको बनाता है। पर जो वहाँ के फेमस पेंटर थे उन्होंने क्या करा था, ड्रैगन की आँख नहीं बनाई थी, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर मैं जो आँख बना दूँगा उस ड्रैगन की तो क्या हो जाएगा, इट वुड फ्लाई आउट ऑफ पेंटिंग, तो वो पेंटिंग में से क्या करने लगेगा, उड़ने लगेगा। विथ एन ऑल स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स बट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। तो इस तरह का वो सोचने लगे थे कि अगर मैं ड्रैगन की आँख बना दूंगा तो पेंटिंग में से क्या करने लगेगा, उड़ने लगेगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, मतलब ये जो लैंडस्केप ऑफ द सोल है ये क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है किसके बीच में, चाइनीज़ पेंटिंग और वेस्टर्न पेंटिंग के बीच में। इसलिए तो ये जो स्टोरी थी किसकी थी, फ्लैंडर्स की थी, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, वेस्टर्न पेंटिंग को रिप्रेजेंट कर रही थी। सो इन 15th century Antoine, a master blacksmith called Quentin Mystery, fell in love with the painter's daughter। तो ये अभी तक हमने दो स्टोरी पढ़ी, एक पढ़ी एक चाइनीज़ की स्टोरी पढ़ी और एक वेस्टर्न की, जिसमें कि कंपैरिजन करा कि जो चाइनीज़ के जो पेंटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इमेजिनेशन बेसिस पर ही बनाते हैं, पर जो वेस्टर्न के जो पेंटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियलिस्टिक फॉर्म में बनाते हैं, जो कि हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो एक 15th century की बात है, जो कि मास्टर्स ब्लैकस्मिथ थे, जिनका नाम क्या था, क्विंटिन मिस्ट्री थे। जो पेंटर थे उनके डॉटर से उनको दे फेल इन लव इन द पेंटर्स डॉटर। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन लॉ सच अ। तो जो
डॉटर के जो फादर थे वो इस प्रोफेशन वाले को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। सो क्वेंटन स्नेक्ड इनटू द पेंटन्स स्टूडियो एंड पेंटेड अ प्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। तो जो क्वेंटन था उसने क्या करा, जो पेंटर था उसके यहाँ पर ही गया और उसने क्या करा, उसके स्टूडियो में जाकर एक पेंटिंग बनाई। काय की पेंटिंग बनाई? मक्खी की पेंटिंग बनाई। विथ सच डेलिकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राई टू स्वेट इट अवे फर्दर बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। तो वो जो फ्लाई बनाई थी, जो मक्खी बनाई थी, वो इतनी रियलिस्टिक थी कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि हाँ ये पेंटिंग है कि सच में रियल है। तो जो मास्टर था, मतलब कि जो पेंटर था, उसने क्या करा, उसको लगा सही में मक्खी है, तो वो क्या कर रहा था, मारने जा रहा था। पर जब वो मक्खी को मारने जा रहा था तो उसको समझ में आया कि नहीं, ये तो क्या है, पेंटिंग है। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। तो वो जो मास्टर था वो क्विंटन से इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया, इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने क्या करा, अपने स्टूडियो में उसको ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी देने के लिए। एंड ही मैरिड हिज बीलव्ड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज। और उसने क्या करा, अपनी बेटी की शादी उस क्विंटन से करवा दी थी और वो अपनी एज का बहुत ही ज़्यादा फेमस पेंटर बन गया था। These two stories illustrate what each form of the art is trying to achieve, a perfect illustrationist likeness in Europe, in the essence of inner life and spirit in Asia। तो ये जो दो स्टोरी हमने पढ़ी, एक क्विंटन की पढ़ी और एक वुडहाउसी की पढ़ी, जिसमें कि जो वेस्टर्न पेंटर्स थे वो कैसे थे, रियलिस्टिक थे, और जो चाइनीज़ थे वो क्या करते थे, अपनी इमेजिनेशन के थ्रू ही क्या करते थे, अपने स्पिरिट भी बना लेते थे। स्पिरिट के साथ साथ जो उनकी लाइफ थी, जैसी लाइफ थी उसी में वो लाइफ के साथ साथ ही वो पूरी इमेजिनेशन डाल देते थे और पेंटिंग के थ्रू बना देते थे। In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance, but the artist reveals to him the true meaning of his work। चाइनीज़ स्टोरी में हमने क्या देखा कि जो एम्प्रर था वो क्या करता था, सिर्फ जो आउटर अपीयरेंस, मतलब जो उसको बाहर का ही जितना भी दिख रहा है, जितना ही लुकआउट दिख रहा है पेंटिंग का, वो उसी को क्या कर रहा था, समझ रहा था। पर जो आर्टिस्ट था वो किसी भी तरह का जो काम उसने करा था उसको रिवील नहीं कर पाया, तो उसके बारे में बता नहीं पाया था। द एम्प्रर में रूल ओवर द टर्शरी ही हैज़ कॉन्कर्ड, बट ओनली द आर्टिस्ट नो द वे विद इन। सिर्फ जो वहाँ का आर्टिस्ट थे, जो वहाँ के पेंटर्स थे, सिर्फ वही क्या कर सकते थे, जो उसकी इंटरनल अपीयरेंस थे उसको समझ सकते थे। पर जो लोग उसको देखना चाहते या समझना चाहते थे, उनकी आउटर अपीयरेंस को क्या कर सकते थे, समझ सकते थे। Let me show the way the Tao, a word that means both the path or the method, and the mysterious works of the universe। तो जो चाइनीज़ स्टोरीज़ वो किस बेसिस पे थी, कि एक चाइनीज़ कॉन्सेप्ट पे बेसिस थी, चाइनीज़ कॉन्सेप्ट पे बेसिस थी कि क्या होता था, उनका रास्ता क्या है और उनके मेथड क्या है। सिर्फ इन दो बेसिस पर ही क्या थी, इनका कॉन्सेप्ट बेस्ड था। एंड बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। और जो आर्टिस्ट होते थे बिना किसी भी इनटेंजिबल थिंग्स, मतलब कि जो सही नहीं हो सकती है, उन चीज़ से आगे कहाँ पर पहुँच जाते थे, पेंटिंग में पहुँच जाते थे। ठीक है। सो अ क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप इज़ नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग। तो ये अभी तक हमने जितनी भी स्टोरी देखी, एक चाइनीज़ स्टोरी देखी और एक हमने वेस्टर्न स्टोरी देखी, तो हमने यही समझा कि जो चाइनीज़ स्टोरी रहती है वो क्या रहती है, पूरी इमेजिनेशन पर रहती है। इनका कोई भी रियलिस्टिक पर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। उनकी जो पेंटिंग रहती है वो सिर्फ दिमाग से ही रहती है। जैसे कि जो पेंटर था वुडहाउसी, उसके दिमाग में जो आया उसने वो इमेजिन करके क्या कर दिया था, पैलेस की वॉल पर बना दिया था। पर जो क्विंटन था उसने क्या करा था, एकदम फ्लाई जो थी रियल फ्लाई बनाई हुई थी, जिससे कि जो सामने वाले को क्या लगा था कि हाँ ये रियल फ्लाई है, उसको क्या करने लगा था, मारने के लिए लगा था। तो इससे ये मतलब है कि जो चाइनीज़ की लैंडस्केप है वो क्या करती है, एक्चुअल व्यू को नहीं बताती, जबकि जो वेस्टर्न लैंडस्केप है वो क्या करती है, एक्चुअल जो पेंटिंग्स रहती है उसके बारे में बताती हैं। Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at the particular landscape exactly as I saw it from a specific angle, and the Chinese painter does not choose a single viewpoint। जो वेस्टर्न पेंटर्स होते हैं वो अपनी पेंटिंग में इतने ज़्यादा डूब जाते हैं कि अगर उनको उस पेंटिंग के लिए ओरिजिनल आई भी चाहिए रहेगी तो उसको क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। पर जो चाइनीज़ पेंटर रहते हैं वो सिर्फ इमेजिनेशन पे ही क्या करते हैं, उस पेंटिंग के बारे में सोचते हैं और उस पेंटिंग में पूरी तरह से डूब जाते हैं। मतलब उनके पास कोई सोचने का ही टाइम नहीं रहता और वो बस क्या करते रहते हैं, बनाते जाते हैं।
His landscape is not a real one and you can enter it from any point than travel in it. तो जो वुडहाउसी थे उनकी क्या थी, वो जो पेंटिंग थी रियलिस्टिक नहीं थी, सब इमेजिनेशन बेस पर थी। तो वो क्या है कि आप किसी भी पॉइंट पर क्या कर सकते हो, उसको पकड़ सकते हो और उसके पाथ पर जा सकते हो। बट द आर्टिस्ट क्रिएट द पाथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन then back again in a leisurely moment. This is even more true in case of the horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting and then rolling it up and move to the other. तो यही था कि किस तरह से कंपैरिजन करा, जो नैथेली थे उन्होंने किस तरह से कंपैरिजन करा वेस्टर्न और चाइनीज़ पेंटिंग में। जनरली वो यही बता रहे हैं कि जो चाइनीज़ पेंटिंग रहती है कैसी रहती है, इमेजिनेशन बेस पर रहती है, और जो वेस्टर्न रहती है वो रियलिस्टिक वे पे रहती है, मतलब जैसा हो सकता है उसी के बारे में होती है। सो हाफ ऑफ द पार्ट वी कंप्लीटेड टुडे, दैट इज़ द लैंडस्केप ऑफ द सोल। रिमेनिंग पार्ट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।